नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी की कक्षा में, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो विकास की प्रक्रिया से है, उसकी अवस्थाओं की प्रक्रिया से है, अर्थात जो मानव के विकास की प्रक्रियाएं हैं, मानव की विकास की जो अवस्थाएं हैं, उससे संबंधित आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी साइकोलॉजी की पूरी सीरीज चल रही है, संपूर्ण सीरीज चल रही है। जैसे कि आप प्लेलिस्ट को देखेंगे तो तमाम हमने प्लेलिस्ट बनाए हैं और एक एक विषय को लेकर के उसकी पूरी सीरीज हम चला रहे हैं। तो आपके दृष्टिकोण से बहुत ही बेहद अच्छा होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर आज हम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अर्थात मानव विकास की अवस्थाओं को मैंने लिया है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें मानव विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, हालांकि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं और इसमें मनोवैज्ञानिकों के द्वारा आप देखेंगे तो बहुत सारी भिन्नताएं रही हैं या मतभेद रहे हैं अवस्थाओं को लेकर के। तो मतभेद रहे हैं अवस्थाओं को लेकर के भी और उसके वर्षों को लेकर के भी। तथापि एक जो मतभेद को दूर करते हुए हम जिस प्रकार से आता है और उस प्रकार से हम एक मत को लेकर के यहाँ पर ले जा रहे हैं, जिसमें कि कुछ लोग तो यहाँ पर गर्भावस्था देते भी नहीं है मानव विकास की अवस्थाओं में। तो सबसे पहले गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मैक्सिमम में आप देखेंगे कि प्रौढ़ावस्था तक ही है, लेकिन मैंने वृद्धावस्था को भी यहाँ पर संलग्न किया है। तो संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो अगर सबसे पहले हम देखेंगे गर्भावस्था, तो मानव विकास की प्रक्रियाओं में कई सारे बुक में आपको गर्भावस्था को छोड़ ही दिया है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर मानव विकास की अवस्थाओं को अगर हम लेंगे और गर्भावस्था को अगर न लें तो निश्चित रूप से ये आधी और अधूरी जानकारी रह जाएगी। इसीलिए सबसे पहला जो बनता है वो तो गर्भावस्था ही है साहब। इसीलिए गर्भावस्था को अगर आप देखेंगे तो इसमें कुल आपको दिखेंगे कि इसमें 3 अवस्थाएं पाई जाती है मुख्य रूप से। इसमें 3 जो अवस्थाएं पाई जाती हैं कौन कौन सी, तो एक होता है आपका डिंबावस्था। कौन सा? डिंबावस्था। दूसरा आता है आपका पिंडावस्था और तीसरा है आपका भ्रूणावस्था। तो ये 3 प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, आप देखेंगे कि ये जो डिंबावस्था है ये आपका चलता है जब निषेचन होता है। निषेचन के उपरांत जब पिंड होता है तो ये निषेचन के उपरांत अर्थात निषेचन से लेकर के प्रथम, ऐसा कह सकते हैं कि प्रथम 2 सप्ताह, प्रथम 2 सप्ताह अर्थात जब निषेचन होता है तो निषेचन के से लेकर के और प्रथम जो 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है वो डिंबावस्था कहलाती है। फिर आप पिंडावस्था को अगर आप देखेंगे तो पिंडावस्था यहाँ पर तीसरे सप्ताह से, कब से? तीसरे सप्ताह से लेकर के 8वें सप्ताह तक, ठीक है। ये तीसरे अवस्था अर्थात जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है उसके 2 हफ्ते के बाद अर्थात तीसरे हफ्ते से लेकर के ये 8वें हफ्ते तक की जो अवस्था होती है उसको हम पिंडावस्था कहते हैं। और फिर ये जो भ्रूणावस्था है ये आपका 9वें सप्ताह से कब तक? तो जन्म पूर्व तक। तो ये 3 अवस्थाएं इसमें महत्वपूर्ण होती है, जो कि एक डिंबावस्था है निषेचन से लेकर के 2 सप्ताह तक। फिर पिंडावस्था है आपका जो तीसरे सप्ताह से शुरू होकर के ये 8वें सप्ताह तक चलता है। और फिर ये भ्रूणावस्था जो है वो 9वें सप्ताह से लेकर के आपका जन्म पूर्व तक। तो मुख्य रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विकास की जो प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, मानव बॉडी का बनना जो शुरू होता है, ऐसा कह सकते हैं, तो मानव बॉडी का बनना यहाँ से शुरू होता है, भ्रूणावस्था से।
इससे पहले मानव बॉडी बनता नहीं है, उसकी प्रक्रियाएं दरअसल चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ से 9वें सप्ताह से ये मानव बॉडी बनने को शुरू हो जाता है। और अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि मैं यहाँ पर विस्तृत यहाँ पर चर्चा करेंगे, और अगर ये सारी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप अगर कमेंट करेंगे तो हम इसको पूरा डिटेल्स के साथ आपको बता देंगे। तो चूँकि इसमें काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको पूरा अभी वृत्तांत में नहीं जाएंगे। तो ये अभी हम केवल अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर यहाँ ये जो गर्भावस्था है, इसमें मुख्य 3 अवस्थाएं हो जाएंगी। फिर आप शैशवावस्था को लेकर देखेंगे तो शैशवावस्था को लेकर भी मनोवैज्ञानिकों के बीच बहुत सारी भिन्नताएं हैं। आप देखेंगे कि कुछ पहले वाली किताब में आप जो पढ़ेंगे तो आपको जन्म से लेकर के 6 वर्ष की अवस्थाओं को आपको मिल जाएगा कि ये कौन सी अवस्था, तो शैशवावस्था। फिर कुछ किताबों में उसके बाद जो एडिशन आई, उसके बाद आप देखेंगे कि जन्म से लेकर के कब तक, तो 5 वर्ष तक। अब जो नया एडिशन आप पढ़ेंगे तो इसमें खास करके 2 ही वर्ष तक माना जाता है, किसको, शैशवावस्था को। तो खैर इसमें बहुत सारे कंट्राडिक्शन हैं, लेकिन हमें उस कंट्राडिक्शन से बाहर निकलना है, क्योंकि हमें समझना है कि क्या है ये। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम 6 वर्ष को जाएं, 5 वर्ष में जाएं, 2 वर्ष में जाएं। तो मुख्य रूप से आज के समय में अगर आप देखेंगे, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो शैशवावस्था को 2 ही वर्ष तक एक सीमित कर दिया गया है, सीमित प्रक्रिया में। तो ये हम कब तक मान लें, 2 वर्ष तक। हालांकि मैं फिर से बता रहा हूं, कई में आपको 6 वर्ष तक मिल जाएंगे, 5 वर्ष भी मिल जाएंगे, 2 वर्ष भी मिल जाएंगे। तो ये नहीं करना है कि मैंने आपको 2 ही वर्ष बताया। तो 2 वर्ष तक की जो अवस्था है, यहाँ पर शैशवावस्था होती है। अब शैशवावस्था में आप देखेंगे कि बच्चा क्या होता है कि जन्म लेता है, जन्म उसका हो चुका है, जन्म की अवस्था से धीरे धीरे वो 3-4 महीने तक तो वो हिलता डुलता भी लगभग नहीं हो रहता है। फिर 3 महीने से लेकर के 3 महीने से वो थोड़ा सा हाथ पांव डुलाने लगता है, फिर उसकी किलकारियाँ सब छूटने लगती हैं, जिसको कि हम किलकारियाँ हल्की फुल्की कूइंग की अवस्थाएँ उसको कहती हैं। तो फिर इस प्रकार से शैशवावस्था में खास करके बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास होता है। 2 वर्ष तक की अवस्था बहुत तेज़ी से विकास, हर एक चीज़ में खास करके बॉडी के निर्माण में बहुत तेज़ी से विकास होता है। तो इस प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, ये 2 वर्ष की अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब 2 वर्ष की अवस्थाओं तक आप देखेंगे कि थोड़ा बोलने लगता है, बच्चा बोलने लगता है, थोड़ा समझने लगता है। फिर अब हम तीसरे पर आते हैं, चाइल्डहुड की अवस्था। तो इसको भी कई लोगों ने इसको 2 भागों में बांटा है। एक बांटा है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। अब पूर्व बाल्यावस्था में जिन्होंने ये 2 वर्ष माना है, वो कहते हैं कि 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की जो अवस्थाएं हैं, 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की जो अवस्थाएं हैं, वो कौन सा है, तो पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि बच्चा अब भाषा पर थोड़ा अधिकार प्राप्त करने लगता है, क्योंकि 2 वर्ष में बच्चा कहीं ना कहीं भाषा सीख चुका होता है, हल्का फुल्का। लेकिन इसमें आते इसमें अधिकार प्राप्त करने लगता है, और फिर अपने परिजनों के साथ, अपने इधर आस पड़ोसी के साथ थोड़ा खेलने के लिए वो हो जाता है। अर्थात समझ में भी काफ़ी विकास होता है। आप देखेंगे तो 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की अवस्थाओं में काफ़ी समझ विकसित हो जाती है। और पहले जो वो एकदम से घर से बाहर नहीं निकलता था, अब वो थोड़ा अपने बाल्यकाल में थोड़ा बाहर निकलने की प्रक्रिया भी चली जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि आज के परिप्रेक्ष्य में, पहले की परिप्रेक्ष्य जो हम बताए हैं, पहले के परिप्रेक्ष्य में 6 वर्ष की अवस्थाओं तक तो पढ़ना शुरू ही नहीं करता था, लेकिन आज आप देखेंगे तो 2 वर्ष के बाद ही पढ़ना शुरू कर देता है बच्चा, 2.5 वर्ष 3 वर्ष में पढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये जो घटती हुई अवस्था
आज के समय में पाई जाती है, भिन्नताएं जो पाई जाती हैं, वो इसी के कारण आप देखेंगे कि आज के हमारे जो 2020 वाला जो हमारा आई है नई पॉलिसी, उसमें आप देखेंगे कि तो 3 वर्ष की अवस्थाओं से ही वहाँ पर स्कूलिंग शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से आज के समय में कह सकते हैं कि बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की अवस्थाओं को ही माना गया है। फिर इसके बाद ये 6 वर्ष से लेकर के जो 12 वर्ष की अवस्थाएं हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। इस उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, तो समझ में काफ़ी विकास होने लगता है धीरे धीरे। और आप देखेंगे कि उत्तर बाल्यावस्था में काफ़ी ज़्यादा अंगों में भी काफ़ी वृद्धि होती है, सारी कुछ वृद्धि होती है, भार में परिवर्तन होता है। और इसके बाद यहाँ पर अब उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है कि वो जो घर से बाहर वाली बात है, अब घर से बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करता रहता है, नई चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है। बच्चा क्या करता है, नई चीज़ों के प्रति आकर्षित होने लगता है, किसी नई समझ को अपने आप में विकसित करने लगता है, किसी खोजी प्रवृत्ति का ये हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बाल्यावस्था को काफ़ी अनोखा काल भी कहा गया है हालांकि। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खोजी प्रवृत्ति हो जाती है, बच्चा हर एक चीज़ को ढूंढने लगता है, हर एक चीज़ के लिए उसमें इंटरेस्ट जागने लगता है, हर एक चीज़ जो नई चीज़ें होती हैं उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा आकर्षण हो जाता है। फिर अपने घर परिवार से बाहर की अवस्थाओं को वो क्या करने लगता है, टच करने लगता है, और उसके प्रति वो काफ़ी ज़्यादा कि अपने जो अर्थात अगर मेल है तो मेल के साथ, फीमेल है तो फीमेल के साथ, अर्थात अपने संवर्ग में वो क्या करता है कि दोस्ती को बढ़ाना चाहता है। इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा दोस्ती यहाँ पर बढ़ती है, बहुत ज़्यादा दोस्ती बढ़ती है। लेकिन ये दोस्ती आपका बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं होता है, क्योंकि बच्चा खुद तो परिपक्व नहीं है तो कहाँ से होगा। लेकिन इसमें दोस्ती का होना बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ता है, और इसीलिए बच्चा कहने लगता है कि मेरे वो दोस्त, मेरे वो दोस्त, मेरे वो दोस्त, मेरे वो दोस्त, अर्थात सारे को दोस्त बनाने लगता है अपने संवर्ग की अवस्थाओं में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाली अवस्था है। अगर आप देखेंगे तो किशोरावस्था, तो किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पर 13 से लेकर के 18 वर्ष की जो अवस्था है वो वहाँ पर एडोलसेंस अर्थात किशोरावस्था को माना गया है। आप देखेंगे किशोरावस्था एक बहुत ही ज़्यादा, या फिर ऐसा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण अवस्था अगर मानेंगे तो हम किशोरावस्था को मानेंगे, क्योंकि यही किशोरावस्था वो अवस्था है जो कि पूरे जीवन की दिशा को तय कर देता है। बागडोर किधर जाने वाला है, उसका रास्ता कहाँ पर जाने वाला है, ये संपूर्ण रूप से बच्चा का ये जो अवस्था है 13 से 18 वर्ष की जो अवस्था है वो तय कर देता है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें बच्चा को अगर आप थोड़ा सा सही मार्ग को नहीं दिखाएंगे तो वो बच्चा क्या करता है, सबसे तेज़ी से इसमें अपराधी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्रोधी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दूसरों के साथ एकदम से विरोधाभास की अवस्था बहुत बढ़ जाती है। अगर बच्चे के जो माता पिता हैं उसका कुछ अपोज किए तो वो समझता है कि हमारे जो माता पिता हैं वो सबसे बेकार हैं और हमारे दोस्त के जो माता पिता हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगर मान लीजिए कि अगर दोस्त जो है, दूसरा दोस्त जो है, अगर उसके माता पिता अगर कुछ पैसे उसके देते हैं तो वो समझता है कि उसके माता पिता क्योंकि उसको पैसा देते हैं इसलिए वो बहुत उसके माता पिता अच्छे हैं, मेरे माता पिता चूँकि नहीं देते हैं इसलिए मेरे माता पिता बहुत अच्छे नहीं हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें उसमें चली जाती है। फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं कि इस अवस्था में आपका लिंग, दूसरे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, अर्थात जो मेल होता है वो फीमेल के प्रति और फीमेल जो होता है वो मेल के प्रति उसका प्रत्याकर्षण जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। इसमें जो आपके इस अवस्था में, किशोरावस्था की अवस्था में आप जो देखेंगे तो उसके जो मित्रमंडली होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा भयानक वृद्धि होती है। और इस अवस्था में क्योंकि इसकी सोच भी अब परिपक्व हो गया है, पहले इतना परिपक्व नहीं था लेकिन अब इस एज में आकर के काफ़ी ज़्यादा वो परिपक्व हो गया है। हर एक चीज़ को वो समझ सकता है, जान सकता है, उसके बारे में चिंतन कर सकता है। इसीलिए इसमें अहम भाव यहाँ पर आ जाता है कि जो मैं समझता हूँ वही सही है, दूसरा जो कह रहा है वो गलत है।
इसमें इसीलिए आप देखेंगे तो स्टैनले हॉल ने कहा है कि ये आंधी और तूफान की अवस्था है। तो आंधी और तूफान की अवस्था बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, क्योंकि इसमें मार्ग जो दो हैं, एक सही मार्ग और एक गलत मार्ग, अगर सही दिशा में उसको नहीं धकेला गया तो निश्चित रूप से वो गलत मार्ग को अपना लेता है। इसीलिए इस एज में बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र रखना बेहद आवश्यक होता है। किसी भी माता पिता, किसी भी गार्जियन, किसी भी अभिभावक, किसी भी शिक्षक, किसी भी प्रधानाध्यापक या फिर अन्य जो समाज के वर्ग होते हैं, उन सभी के लिए। तो इसीलिए इसमें आपका चूँकि दूसरे यौन के प्रति आकर्षण हो जाता है, शारीरिक रूप से काफ़ी तेज़ी भयानक वृद्धि हो जाती है। हाँ, अगर आप देखेंगे तो इस 13 से 18 वर्ष की अवस्था में अगर आप देखेंगे तो खास करके 12 से 14 वर्ष की अवस्थाओं में लड़कियां जो हैं, लड़कियों में काफ़ी मतलब हर एक शारीरिक परिवर्तन या यौनांगों में परिवर्तन या अनेक प्रकार से वो वृद्धि पाई जाती है। लेकिन इसमें जब आप देखेंगे तो 14 से 18 वर्ष की अवस्थाओं में लड़कों में बहुत तेज़ी से भयानक वृद्धि होती है। अर्थात 12 से 14 वर्ष की अवस्था में लड़कियों में बहुत तेज़ी से विकास होता है और तब तक लड़कों में स्थायित्व रहता है, अर्थात कम रहता है। लेकिन जब 14 से 18 वर्ष की अवस्था होती है तो लड़कों में बहुत तेज़ी से उसका विकास होता है। उसके जननांगों में, उसके शारीरिक परिवर्तन, उसके दांतों में, उसके शारीरिक वृद्धि, उसके शारीरिक जो मानसिक क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, फिर चेतना क्षमता है, इस सारी चीज़ों में बहुत तेज़ी से भयानक वृद्धि होती है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण काल होता है। इसीलिए अब देखेंगे एडल्टहुड को, अर्थात प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में भी आप देखेंगे तो कई जगह एक ही माना गया है, कई जगह दो माना गया है। एक माना गया है पूर्व प्रौढ़ावस्था, पूर्व प्रौढ़ावस्था, और दूसरा माना गया है उत्तर प्रौढ़ावस्था। उत्तर प्रौढ़ावस्था, ये दो प्रौढ़ावस्था जो माना गया है, यहाँ पर 18 के बाद की जो अवस्था है और लगभग 35 अवस्था तक, 18 से 35 या 19 से 35 कर दीजिए, 19 से 35 की अवस्था जो है वो पूर्व प्रौढ़ावस्था माना गया है। और जो उत्तर प्रौढ़ावस्था को माना गया है वो 35 या 36 से लेकर के जो 55 तक की अवस्था, कहीं कहीं पर 60 की भी अवस्था मिल जाती है। तो यहाँ तक की जो अवस्था है वो उत्तर प्रौढ़ावस्था की अवस्था मानी गई है। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जितना बच्चा समझता है कि यहाँ पर किसमें, इस किशोरावस्था में जितना बच्चा समझता है कि वो बहुत समझदार हो गया है, उतना हुआ नहीं है दरअसल। लेकिन जब आप पूर्व प्रौढ़ावस्था की बात करेंगे तो इसमें वो चीज़ एकदम से स्थायित्व होती जाती है। अब बच्चा यहाँ पर किसी भी चीज़ को भावावेश में नहीं लेता है, यहाँ पर हर एक चीज़ को वो भावावेश में ले लेता है कि हुआ तो एक मैंने कहा तो वो होना ही चाहिए, चाहे वो गलत है सही है जो भी है वो मतलब नहीं है इस अवस्था में, किशोरावस्था में। लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ करने के पहले जो वो होता है, व्यक्ति होता है, वो बहुत बार सोचता है, हर एक पक्षों को सोचता है, उसके सकारात्मक नकारात्मक सारे पक्षों को सोचता है कि इसके बाद इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, तो इसका परिणाम क्या होने वाला है। अर्थात कि किसी भी चीज़ों को करने के पहले वो बहुत सही दिशा में वो सोच करके उन चीज़ों को करता है। इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा परिपक्व की अवस्था माना जाता है। तो इसमें काफ़ी तेज़ी से वृद्धि भी होती है। इसके बाद आ जाता है आपका उत्तर प्रौढ़ावस्था। उत्तर प्रौढ़ावस्था में आप देखेंगे तो यहाँ से कहीं कहीं पर ये 40 को भी मान गया है, ये समझिएगा। और यहाँ पर उत्तर प्रौढ़ावस्था में क्या होता है तो धीरे धीरे अब यहाँ पर क्या क्षीयमान की तरफ बढ़ता जाता है। तो इसमें जैसे कि अंगों में थोड़ा सा सिकुड़ाव या बिल्कुल थोड़ा सा इस प्रकार से बहुत सारे झुर्रे पड़ने लगते हैं, हल्के फुल्के झुर्रे पड़ने लगते हैं। तो ये सब सारी जो अवस्थाएं हैं और ये
यहाँ से जो है खास करके कई बार तो ऐसा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति लगाव होने लगता है। फिर इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, अपने नौकरी पेशे या जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा इसका लगाव हो जाता है। और यहाँ पर आते आते इस अवस्था में आते आते उन चीज़ों को हर एक सम्मान की दृष्टि से वो सोचने लगता है कि मुझे कितना कैसे सम्मान मिले, समाज में सम्मान मिले, अपने देश में सम्मान मिले, राज्य में सम्मान मिले, हर एक लोग मुझे जाने। यहाँ पर इस प्रकार की अवस्थाएं यहाँ पर पाई जाती है। और फिर अगर आप ओल्ड एज को देखेंगे, वृद्धावस्था को देखेंगे, तो वृद्धावस्था में जैसे कि पता है तो यहाँ पर 55 या 60 कहीं कहीं पर माना जाता है, 60 के बाद वो उसको वृद्धावस्था मान लिया जाता है। यहाँ पर केवल और केवल ईश्वर की भक्ति, फिर परोपकार की भावना, क्योंकि उसके अब बदन काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे उसके जो अंग हैं वो अंग प्रत्यंग ढीले पड़ने लगते हैं, आँख की रोशनी कम हो जाती है, कान से सुनाई कम देता है, शरीर कम काम करने लगता है, बहुत प्रकार के रोग वगैरह हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपक्षीयमान की अवस्थाएं हो जाती हैं, क्षीयमान की अवस्थाएं हो जाती हैं। इसीलिए तो मुझे लगता है कि इन अवस्थाओं को जो मानव विकास की अवस्थाएं हैं इसको आप बेहतर तरीके से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट से मेरा उत्साहवर्धन होता है। और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।